नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस प्रकार से कल से सुनवाई चल रही है, उसमें पक्ष और विपक्ष की जो दलीलें पेश हुई, कल के वीडियो में हमने बताया कि कैसे जब मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल साहब से सीजीआई बीआर गवई साहब ने जब सवाल किया तो बहुत कंफ्यूज दिखाई दिए। कल की जो प्रोसीडिंग हुई थी उसके अंदर विपक्ष के तमाम वकील मिलकर दलीलें दे रहे थे। आज बारी थी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जवाब देने का, और उस पर जो क्लाउज लगाने की बात थी, ऑब्जेक्शन करने की बात थी, आज इसी सब के बारे में कोर्ट में चर्चा हुई। तो आज क्या कुछ कोर्ट के अंदर घटा, उसी के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि एक्चुअल में अब ये किस दिशा में जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग ये समझ कर बैठे हुए थे और जब पहली सुनवाई हुई थी, जब याचिका पड़ी थी, उस समय में सीजीआई खन्ना साहब की खंडपीठ ने जब स्टे लगाया था तो सबको लगा कि हमारी जीत हो गई, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, सरकार ने बिना मतलब का ये कानून लाया, ये हो गया वो हो गया, पूरा बवाल मचाया गया। आपने उस समय में तमाम नेताओं के बयान को सुने होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन उस समय कोई रोक नहीं लगाया गया था, सिर्फ इतना कहा गया था कि जो जैसी स्थिति में है वो यथावत वैसी ही बने रहेगी। उसमें जो सरकार ने प्रावधान लाए थे कि उसमें बिना मुस्लिम समुदाय के 2 लोग शामिल हो सकते हैं, जो उनके बोर्ड है, उस पर यथास्थिति बनाए रखने की गुजारिश की गई थी। उसके लिए सरकार मान गई थी। तो आज क्या कुछ नया हुआ, इसी के दौरान आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बात कहा, वक्त इस्लाम में दान के अलावा कुछ नहीं है। दान को हर धर्म में मान्यता दी गई है, इसे किसी धर्म का अनिवार्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता, और ये सही भी, क्योंकि धर्म से इसको आप जोड़ नहीं सकते। दान तो हिंदू भी देते हैं, क्रिश्चियन भी देते हैं, मुस्लिम भी देते हैं, तो वो धार्मिक कैसे हो गया? वो तो एक चैरिटी के अलावा इसको आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये थी, जब उतनी सारी याचिकाएं, 77 याचिकाएं के करीब जब दाखिल हुई थी, तो उस पर खन्ना साहब ने एक बात कही थी कि इसमें से आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए 4-5 मुद्दे को, उसी पर आगे सुनवाई होगी, और बाकी सारी याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया था। और वकील को भी कहा गया था कि आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए कि किनको केस लड़ना है। तो मामला तो यही हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण जो 3 मुद्दे चल रही थी वो क्या थी, उसको भी जान लीजिए। पहला जो था, अदालत द्वारा वक्त बाय यूजर या वक्त बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचना का अधिकार, ये एक डिमांड था। दूसरा जो था, राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही इसमें काम करना चाहिए। और जो तीसरा था वो ये
कि वक्फ कानून के उस प्रावधान पर जिसमें कहा गया है कि जब कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। और शुरुआत में ही तुषार मेहता साहब ने कह दिया था कि इस्लाम में वक्फ कुछ नहीं, सिर्फ दान है। इसके आगे जब बात आगे बढ़ी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1923 में कहा गया था कि वक्फ को वक्फ द्वारा बनाया जा सकता है। 1955 में भी यही कहा गया था। फिर नवंबर 2013 में चुनाव से ठीक पहले इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकता है, उसे मुस्लिम होना चाहिए, उसे 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा और वह केवल अपनी संपत्ति पर ही वक्फ बना सकता है, किसी और की संपत्ति पर नहीं, ताकि निजी या सरकारी संपत्ति पर होने वाले खतरे को खत्म किया जा सके। यही कानून में चेंज किया गया। और ये सब जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब उसकी अधिसूचना जारी होने वाली थी, कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी उस समय, उन्होंने आनन फानन में कानून में संशोधन किया था और इस पर तो कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। और जिसे कहते हैं कि मुंह मांगे तौर पे गिफ्ट करना, वो काम कांग्रेस ने उस समय में किया था। लेकिन आज जब इतनी चर्चाओं के बाद, जेपीसी में जाने के बाद, संसद में 14 घंटा 15 घंटा बहस होने के बाद जब कानून बना है, तो लोग मुस्लिम पक्ष के ठेकेदार बनकर कोर्ट में खड़े हो गए। और अगर आप याचिकाकर्ताओं को भी देखेंगे तो ये सारे वही हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने आप को ठेकेदार बनाने में लगे हुए हैं। यही असली बात है। सीजीआई बीआर गवई साहब ने कहा कि उनका तर्क है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि यह सरकारी जमीन है या नहीं, लेकिन यह सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए है। वे टाइटल नहीं तय नहीं कर रहे हैं, यह फाइनल नहीं है। अगर आपने खुद को वक्फ व यूजर के तौर पर रजिस्टर किया है तो यह 2 अपवादों के साथ कह रहा है। विवाद का मतलब होगा कि किसी निजी पक्ष ने मुकदमा दायर किया हो कि यह मेरी संपत्ति है जिसे वक्फ घोषित किया गया है। अगर वक्फ संपत्ति के संबंध में निजी पक्ष के बीच कोई विवाद है तो यह समक्ष अदालत के फैसले द्वारा शासित होगा। हम वक्फ व यूजर से निपट रहे हैं। शुरुआती बिल में कहा गया था कि कलेक्टर फैसला लेंगे। इस पर आपत्ति यह थी कि कलेक्टर अपने मामले में खुद जज होंगे, इसलिए जेपीसी के सुझाव दिया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को भी नामित अधिकारी बनाया जाए। ये उन्होंने साफ साफ स्पष्ट तौर पे कहा कि कलेक्टर, और इस देश में जो लैंड एक्ट है उसके तहत किसी भी भूमि का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, या वो किसी न किसी के नाम से तो वो होगी ही होगी। लेकिन इसमें क्या था कि जिधर उंगली रख दिया कि ये मेरा है तो वो हो गया। अब आप साबित कीजिए कि वो आपका है या नहीं है। अब वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल के
पास ही वो मामला जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में आप नहीं जा सकते। ये किस तरह से फंसाने का परपंच था, इसी पर अंकुश लगाने के लिए ये बिल लाया गया। ये स्पष्ट तौर पे तुषार मेहता साहब ने क्लियर करके बताया। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हमने बिना सोचे समझे बिल नहीं बनाया, यह ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया और बिना सोच विचार के वोटिंग कर दी गई। क्योंकि कल कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि इस पे कोई बहस ही नहीं हुई थी, जबकि पूरे बहस का लाइव टेलीकास्ट का रिकॉर्ड आज भी चैनलों पे पड़ा हुआ है। और जो खुद राज्यसभा के सांसद हैं, वो लोग कोर्ट में इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे इतने बड़े वाले वकील बन गए जो इस तरह की उल जुलूल बात करते हैं। कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से नहीं बोल सकते, ये तुषार मेहता साहब ने क्लियर कट में बोला। आपके पास जो याचिकाएं आई है वे ऐसे लोगों ने दायर की है जो सीधे इस कानून से प्रभावित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने यह नहीं कहा कि संसद को यह कानून बनाने का अधिकार नहीं था। जेपीसी की 96 बैठकें हुई, हमें 97 लाख लोगों से सुझाव मिले, जिस पर बहुत सोच समझकर काम किया गया। ये परत दर परत करके उन्होंने एकदम सुप्रीम कोर्ट के सामने एकदम खोल करके रख दिया। अब कल की जो सुनवाई हुई थी उस पर थोड़ा गौर कर लीजिए। 20 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, 20 मई को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि राहत के लिए मजबूत दलीलें लाइए। 20 मई की सुनवाई के बेंच में कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत पाने के लिए मामले को मजबूत और दलीलों को स्पष्ट करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोई संपत्ति एएसआई के संरक्षण में है तो वह वक्त संपत्ति नहीं हो सकती। सीजीआई ने मुस्लिम पक्ष को हिदायत दी थी, स्पष्ट मामला न हो तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। हम अंतरिम राहत दे सके, इसके लिए आपकी दलीलें बहुत मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए, वरना संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी। ये उन्होंने क्लियर कट में कह दिया। और जिस प्रकार से तर्क दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुस्लिम पक्ष के जो बड़े बड़े वकील खड़े हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या दलील दे, कैसे क्या बोले। इसके बाद सीजीआई गवई साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि कलेक्टर सिर्फ पेपर एंट्री होंगे, कलेक्टर सिर्फ पेपर एंट्री करने भर के हकदार होंगे। इस पर तुषार मेहता साहब ने कहा कि हाँ, हमने हलफनामे में भी कहा है कि अगर कोई सरकारी जमीन है तो सरकार मुकदमा दाखिल करेगी। 3C प्रावधान के तहत न्यायालय पहुंच से इनकार नहीं किया गया है। यह प्रभावित पक्ष के लिए किसी भी स्तर पर रूल 83 के तहत वक्त ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए खुला होगा। जो अंतिम टाइटल बनाएगा या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील होगी। राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करना केवल यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारों के रिकॉर्ड की सही तरीके से बनाए रखा जाए। अब ये चूंकि मुस्लिम पक्ष का ऐसा मानना है या वक्फ बोर्ड का ऐसा मानना है कि हमने जो जमीन पे उंगली रख दी थी, हमने जो कह दिया कि ये मेरी है, तो इसका कोई कलेक्टर से, सरकार से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। इसकी कोई भी जमाबंदी हो, रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा, ऐसा वो सोच कर बैठे। जिस पे कहा गया कि कोई भी जमीन हो उसका
कंट्रोल एक जगह से जैसे बाकी सारी चीज़ों की होती है, इसकी भी उसी जगह से होगी। ये अलग से कोई तीसरा कानून नहीं बनेगा। इस पर सीजीआई BR गवई साहब ने कहा, तो जब धारा 83 में दी गई ट्रिब्यूनल कार्रवाई तार्किक अंत तक नहीं पहुंच जाती तब तक बेदखली नहीं होगी। तो इस पे तुषार मेहता साहब ने कहा कि हाँ, कोई भी मुतवली व्यक्ति या 3C के तहत आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधिनियम में दिए समय के भीतर आवेदन कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यह देखे कि वक्त घोषित की गई संपत्ति को वक्त संपत्ति माना जा रहा है या नहीं। ये क्लियर कट में बता दिया गया। अब ये लोग जो दलील दे रहे थे कि 4 साल पुराना है जी, 1.5 साल 100 साल पुराना है, इस पर हम कागज कहाँ से लाएं। और कल एक बात जो हुई थी जिसमें कपिल सिब्बल फंस गए थे कि 1954 के बाद के कानून में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, और बाद में वो बोल रहे हैं कि शायद 1923 था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। तो 1954 की अगर उनकी बात को ही मान लिया जाए तो उस समय से जो वक्त को संपत्ति मिली थी उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ। आप उसी का पेपर दिया जब कानून में था, तो उस समय में जो संपत्ति थी उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ। वो जाकर के 2013 और 14 में क्यों हुआ उसका रजिस्ट्रेशन, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। और इसके बाद फिर तुषार मेहता साहब ने कहा, मैं सीधे धारा से पढ़ रहा हूं, एक अधिनियम चल रहा है कि 100 साल पुरानी संपत्ति हम कागज कहां से लाएंगे। मुझे बताइए कि कागज कभी जरूरी थे, यह एक कहानी बनाई जा रही है। अगर आप कहते हैं कि वक्त 100 साल से पहले बना था तो आप सिर्फ पिछले 5 सालों के ही दस्तावेज पेश करेंगे। यह महज औपचारिकता नहीं थी, अधिनियम के साथ एक पवित्रता जुड़ी हुई थी। 1923 अधिनियम कहता है कि अगर आपके पास दस्तावेज है तो आप पेश करें, अन्यथा आप भूल जाएं। मूल के बारे में जो भी जानते हैं उसको पेश करें। मतलब कागज नहीं है तो उससे संबंधित क्या आप बता सकते हैं, उसका विवरण आप दीजिए। इसके आगे तुषार मेहता साहब ने कहा कि 1923, 1954 और 1995 के अधिनियम के प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है, किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी। झूठी कहानी गढ़ी गई है कि उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे या वक्त पर सामूहिक रूप से कब्जा कर लिया जाएगा। खातों का विवरण हर साल दर्ज किया जाना था। इसके लिए 1923 में वैधानिक ऑडिट की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसका कोई परिणाम नहीं था, यह अदालत के समक्ष था। तो आज जो पूरे मामले की सुनवाई हुई उसमें इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। लेकिन अगर आप पूरे कंक्लूजन को कल की बातों और आज जो चर्चा हुई इन बातों को अगर आप गौर से ध्यान देकर सुनेंगे तो एक बात तो स्पष्ट तौर पे निकल के आ रही है कि जिस प्रकार से पहले हायरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से एग्रेसिव दिख रही थी, इस बार ऐसा लग रहा है गवई साहब के अध्यक्षता में जो पैनल बना है ये पूरी तरह से दोनों पक्षों के बातों को सुनकर और उस पर जो क्वेश्चनिंग है उसको उठाकर एक एक बातों के क्लियरिटी के साथ रख रहे हैं। और जिस प्रकार से दलीलें दी गई और उनका सरकार ने अपना पक्ष रखा, ये अपने आप में जबरदस्त है। अब इसके आगे क्या इस पे रिजल्ट निकल के आता है, क्या इस पे स्टे लगता है या ये कानून जैसे था उसी स्थिति में रहती है, ये तो
अगले सुनवाई में पता चल जाएगा। देखिए, मज़ा बहुत आने वाला है। और जिस प्रकार से ये केस शुरू हुआ था और जिस हिसाब से अभी सुनवाई हो रही है, इससे लोगों को समझने, समझाने और क्लैरिटी मिल रही है कि किन किन बिंदुओं पर किस प्रकार से इसकी चर्चा होनी चाहिए थी और उसी प्रकार से उसी दिशा में ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खबरें यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगे। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब करें। और चैनल के लिए अगर आप चाहें तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।